प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरोज बाला, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज की ऑनलाइन क्लास में हम आपकी थर्ड यूनिट में जो टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ और उसकी परिभाषा जानेंगे। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सक्रिय विभिन्न संप्रदायों अथवा उसके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद पारिभाषिक शब्दों के गुणों और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ये जान लेते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली वास्तव में है क्या, इसका अर्थ क्या है, विद्वानों द्वारा उस पर दिए गए मत क्या है, परिभाषाएं क्या है उनकी। तो हमारी जो भाषा है वो अनेक सोपानों को पार करती हुई, अनेक चरणों को पार करती हुई आज मानक भाषा हिंदी के रूप में हमारे सामने है। इसकी जननी संस्कृत है। संस्कृत भी वैदिक संस्कृत से शुरू हुई, वैदिक से लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर खड़ी बोली और आज उसी खड़ी बोली का परिष्कृत रूप हिंदी भाषा के रूप में आज हमारे सामने है। तो ये आज जो मानक भाषा है वो अनेक सोपानों को पार करती हुई हमारे पास तक पहुंची है। तो संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत से लेकर अब हिंदी भाषा तक की जो इसकी विकास यात्रा है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा एक बड़ी ही विकसित और समृद्ध भाषा है। लेकिन इसके विकास चरणों को देखते हुए हम सिर्फ इसकी समृद्धि या इसके विकास यात्रा को हम नहीं तोल सकते जब तक कि इसमें इसकी खुद की तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली न हो। तो यानी किसी भी भाषा की श्रेष्ठता है या उसकी प्रसिद्धि का आधार है वो उसमें तकनीकी या वैज्ञानिक विषयों की अभिव्यक्ति की समर्थता है। कि कोई भी भाषा है वो अगर तकनीकी या वैज्ञानिक विषयों को अगर अभिव्यक्त कर सकती है, अभिव्यक्त करने में अगर वो समर्थ है, अभिव्यक्त करने की उसमें अगर क्षमता है, तो ही उस भाषा को हम समृद्ध या विकसित भाषा कहेंगे। तो हिंदी को अगर देखें या हिंदी से पहले जो हिंदी की जननी मानी जाती है संस्कृत, तो उसको अगर देखें तो संस्कृत भी बड़ी विकसित और समृद्ध भाषा थी। उसमें भी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मौजूद थी, क्योंकि आज संस्कृत के ग्रंथ जो हमारे सामने हैं वो चाहे राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हो, चाहे वो आयु विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो मूर्तिकला से संबंधित हो, उन अनेक ग्रंथों में हम इन तकनीकी और ऐसे पारिभाषिक शब्दावली के शब्दों को हम सम्मिलित हुए देख सकते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हमारी जो संस्कृत भाषा थी, जो हिंदी की जननी है, वो भी बड़ी ही समृद्ध और विकसित भाषा थी। आज की जो हमारी हिंदी भाषा है वो जिसमें अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी का शब्दकोश उसमें शामिल है, तो आज की हिंदी भाषा को अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो वो तकनीकी शब्दावली को व्यक्त करने में, उसकी अभिव्यक्ति करने में समर्थ है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदी भाषा है वो बड़ी ही समृद्ध और तकनीकी भाषा कही जा सकती है। तो अब यहाँ कई बार बात आई है तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों की, तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली की। तो ये शब्दावली वास्तव में है क्या? क्या ये शब्दावली सामान्य शब्दावली ही है या कुछ अलग शब्दावली है? इसके लिए हमें इसके अर्थ की गहराई तक हमें जाना होगा कि ये तकनीकी शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली क्या है, हिंदी भाषा में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ से ये विकसित हुई, क्यों ये विकसित हुई, किस भाषा से ये आई है हिंदी में। तो इसके लिए हम पहले इस पारिभाषिक शब्द का अर्थ जान लेते हैं कि पारिभाषिक शब्द वास्तव में है क्या। तो ये पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, यानी विशेष क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है और इनके अर्थ से साधारण व्यक्ति प्राय अनभिज्ञ ही रहता है। यानी उसको जो साधारण व्यक्ति है, जिनको इनका ज्ञान नहीं है, उसके लिए ये शब्द कोई अलग पहचान के नहीं है। उसके लिए तो सामान्य शब्द भी वैसे ही हैं और तकनीकी या ऐसे पारिभाषिक शब्द भी वैसे ही हैं। उदाहरण के ये जो है शब्द, ये विशेष क्षेत्र जैसे राजनीति, ज्योतिष, चिकित्सा, वास्तुकला, विज्ञान, व्यापार आदि से संबंधित होते हैं। ये जो पारिभाषिक शब्द है ये इन विषयों से संबंधित होते हैं। जैसे हुंडी शब्द है,
हुंडी का हम और कहीं प्रयोग नहीं करते, हुंडी का सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में ही प्रयोग होता है। अधिवेशन शब्द है, अधिवेशन यानी जो राजनीति से संबंधित है। इसके अलावा स्नायु है, स्नायु का सिर्फ और सिर्फ स्नायु तंत्र है, स्नायु का सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग होता है इस शब्द का। तो इसका मतलब ये है कि पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, किसी विशेष विषय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी शर्त ये है, सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये है कि ये शब्द निश्चित अर्थ वाले, यानी इनका कोई निश्चित ही अर्थ होता है, यानी ये एकार्थी होते हैं, इनका एक ही अर्थ होता है और अधिकांशतः इनका प्रयोग उसी क्षेत्र में किया जाता है। जैसे हिंदी के बहुत सारे शब्द ऐसे, असंख्य शब्द ऐसे हैं जो अनेकार्थी होते हैं, यानी एक से अधिक अर्थ उनका बनता है। लेकिन पारिभाषिक शब्द वो शब्द होंगे जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग किए जाएंगे और जो उसी क्षेत्र में ही प्रयोग होंगे और उनका एक ही अर्थ होगा, एक से अधिक अर्थ इन शब्दों का नहीं होगा। तो उन शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहेंगे। तो अब थोड़े बहुत इनका अर्थ हमने जान लिया है। अब विद्वानों के मत और जान लेते हैं, विद्वानों के इन पर क्या राय है, विद्वानों की परिभाषाएं क्या है वो और जान लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वो है डॉक्टर रघुवीर की। डॉक्टर रघुवीर लिखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के बारे में कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, यानी जिनको एक परिभाषा में बांध दिया जाता है और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। यानी पारिभाषिक शब्दों की एक निश्चित परिभाषा होती है, एक ही निश्चित अर्थ होता है और किसी क्षेत्र विशेष के लिए ही ये प्रयोग किए जाते हैं, उनको तो पारिभाषिक शब्द कहेंगे। और जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होंगे, कोई निश्चित परिभाषा नहीं होगी, कोई निश्चित उनका प्रयोग क्षेत्र नहीं होगा, उन शब्दों को सामान्य शब्द कहा जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यानी उसी क्षेत्र विशेष के लिए उन शब्दों को परिभाषित किया जाता है, उन्हीं के लिए उसका निर्माण किया जाता है। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषिक शब्द होने के कारण वे पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। यानी उसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग होंगे और वो क्षेत्र विशेष कौन कौन से हैं? रसायन है, भौतिक है, दर्शन है, राजनीति है। इन क्षेत्रों के लिए जिन शब्दों का निर्माण किया जाता है और वो उसी क्षेत्र के कार्य को वो परिभाषित करेंगे, ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। तो यहाँ हमने पारिभाषिक शब्दावली क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको हमने जान लिया है। अब आगे पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सक्रिय, यानी पारिभाषिक शब्दावली को बनाने वाले जो सिद्धांत है, जो संप्रदाय है, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें 3 प्रकार के संप्रदाय या 3 प्रकार के सिद्धांत है जो पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सक्रिय है। और उसमें तीनों में सबसे पहला है राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांत और तीसरा है समन्वयवादी सिद्धांत। तो इसमें सबसे जो पहला है राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत, पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत को शुद्धतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। शुद्धतावादी सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का ये मत था कि हमारी जो तकनीकी शब्दावली है या हमारी जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका निर्माण शुद्ध राष्ट्रीय भाषा में ही होना चाहिए या हमारे राष्ट्र के संदर्भ में ही होना चाहिए। हमारे राष्ट्र के लिए होगा तो या तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में होगा या हमारे राष्ट्र में जो प्रचलित अन्य भाषाएं हैं उन्हीं में ही पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होगा। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है, इस सिद्धांत को जो बनाने वाले हैं वो है डॉक्टर रघुवीर। डॉक्टर रघुवीर इसके प्रवर्तक है। डॉक्टर रघुवीर के अलावा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने डॉक्टर रघुवीर का समर्थन किया है। यानी उनका मानना है कि ये संप्रदाय, ये सिद्धांत सही है और हमारी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्र के संदर्भ में ही होना चाहिए। उनका ये मानना है कि हमारी हिंदी भाषा जिसकी जननी संस्कृत है, तो संस्कृत एक बड़ी ही समृद्ध और विकसित भाषा है। उसमें उपसर्ग है, उसके प्रत्यय हैं, उसमें धातुएं हैं और उन्हीं के ही आधार पर पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना चाहिए। अगर विदेशों में
यानी हमारे देश के अलावा किसी अन्य भाषाओं में अगर कोई तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना है या कोई वैज्ञानिक आविष्कार की जानकारी लेनी है, वो भले ही किसी अन्य भाषा में है, लेकिन उसका हिंदी में ही उस ज्ञान को परिवर्तित करना चाहिए, हिंदी में ही यानी हमारे राष्ट्रीय भाषा में ही उसको रूपांतरित करके, उसका अनुवाद करके उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इससे हमारी जो हिंदी भाषा है वो ज़्यादा समृद्ध होगी, वो ज़्यादा और प्रसिद्ध हो जाएगी। लेकिन इसमें बहुत सारी, ये कहें कि उसमें जटिलताएं हैं, बहुत सारी मुश्किलें सामने आएगी। सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि संस्कृत भाषा को अगर आधार बनाकर अगर पारिभाषिक शब्द अगर बनाए जाएंगे तो वो शब्द बड़े ही क्लिष्ट होंगे, क्लिष्ट यानी कठिन होंगे, बड़े ही मुश्किल होगा उन शब्दों का उच्चारण करना, और वो लोगों की समझ में भी नहीं आएंगे। क्योंकि आज भी हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामान्य रूप से भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको अगर संस्कृत या हिंदी में तो उनको अगर जाने तो वो उनके अर्थ शायद हमारे समझ में ना आए, लेकिन अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, जो हमारी एक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, उस मोबाइल फ़ोन का अधिकतर जो जानकारी है, अधिकतर क्या 90% उसकी जानकारी है वो हमें अंग्रेज़ी में ही समझ आती है। हिंदी में अगर गलती से भी अगर उसकी भाषा अगर हम हिंदी चयनित कर लेते हैं तो हमें वो वापस अंग्रेज़ी भाषा में जाने में भी हमें दिक्कत आएगी, यानी उस ऑप्शन को हमें खोजने में भी दिक्कत आएगी कि ये भाषा हमने निकाल कहाँ ली है। तो इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी की जो शब्दावली है वो हिंदी से ज़्यादा समृद्ध है। शब्दावली नहीं, पारिभाषिक शब्दावली ज़्यादा समृद्ध है अंग्रेज़ी की। या हिंदी को हम कम नहीं आंक सकते, लेकिन हिंदी में एज इट इज़ हम अंग्रेज़ी के शब्दों को अगर अनुवाद करेंगे तो हिंदी में और ज़्यादा क्लिष्ट होंगे, और ज़्यादा मुश्किल होंगे, और उन शब्दों को समझना बड़ा ही जटिल हो जाएगा। और यहाँ तो बात सिर्फ हिंदी की नहीं हो रही है, संस्कृत की हो रही है, तो संस्कृत में तो वो शब्दावली और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगी। लेकिन इन विद्वानों का ये मानना है कि संस्कृत में पहले से ही हमारी शब्दावली बनी हुई है, संस्कृत में जो पुराने ग्रंथ लिखे गए थे उनमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता रहा है, तो उस शब्दावली को हमें ज्यों का त्यों उठा लेना चाहिए। हिंदी में बने हुए शब्द हैं या अन्य भाषाओं की शब्दावली है, उसका भी हिंदी में अनुवाद करके हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इस विचारधारा के अनेक विद्वानों ने विरोध भी किया है। उनका मानना है कि संस्कृत की जो धातुएं हैं, उनके जो प्रत्यय उपसर्ग है, उसके प्रयोग से ज्ञान विज्ञान आदि से संबंधित सभी तकनीकी शब्दों को हिंदी में रूपांतरित नहीं किया जाएगा। दूसरा ये भी है कि अन्य भाषाओं के बहुत सारे असंख्य ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जिनको हमने एज इट इज़ अपना रखा है, ज्यों का त्यों हमने अपना रखा है। जैसे शब्द है बस है, डॉक्टर है, रेडियो है, किलोमीटर है, लीटर है, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन, मीटर, ऐसे असंख्य ऐसे शब्द हैं जिनको हमने दूसरी भाषाओं से, वो उर्दू भी हो सकता है, वो अंग्रेज़ी भी हो सकता है, उन शब्दों से हमने ज्यों का त्यों उन भाषाओं से हमने अपना रखा है। तो पहली बात तो उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, और छोड़ने के बाद इनके स्थान पर हिंदी के शब्द या संस्कृत के शब्दों को रख पाना भी बड़ा ही मुश्किल होगा। जैसे हम दिनचर्या में हम बस शब्द का प्रयोग करते हैं, बस शब्द का प्रयोग करते हैं, वो बस अंग्रेजी से लिया गया है, लेकिन आज हिंदी में वो रूढ़ हो चुका है, हिंदी में ही हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर बस की जगह अगर मोटर शब्द अगर प्रयोग करने लगे तो मोटर, पहली बात तो हमारे फ्लो में ही, यानी हमारा जो बना हुआ है बोलने का लहजा बना हुआ है उसमें ही ये नहीं जचेगा मोटर शब्द, और दूसरा ये बोलने में थोड़ा मुश्किल भी लगेगा। इसलिए इस राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत का विरोध किया गया है कि ये सही नहीं होगा, न तो उच्चारण की दृष्टि से होगा, न समझ की दृष्टि से होगा, और दूसरे भाषाओं की शब्दावली को छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, और हिंदी में उसी शब्दावली का अनुवाद करना भी बड़ा ही मुश्किल होगा। तो यहाँ राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत के कुछ गुण भी बताए हैं इनके समर्थकों ने, उनके प्रवर्तकों ने, लेकिन अन्य विद्वानों ने इनके दोषों की चर्चा भी की है। उसके बाद आता है दूसरा संप्रदाय है अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांत। जैसा राष्ट्रीयवादी सिद्धांत में सिर्फ राष्ट्रीय भाषा पर बल दिया गया था, राष्ट्रीय शब्दावली पर बल दिया गया था, इसके उलट अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांत में
इस विचारधारा को मानने वालों का ये मानना था कि जो भी ज्ञान, जो भी तकनीकी ज्ञान है, जो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी आविष्कार हैं, वो जहाँ जिस भाषा में हुआ है, यानी भारत के बाहर अगर इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, जापान में है, जर्मनी में है, चीन में है, रसिया में है, अगर कहीं भी वो अगर ज्ञान जिन भाषा में मिल रहा है, जिस शब्दावली में मिल रहा है, हमें उसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अगर कोई भी ज्ञान है, कोई भी तकनीकी ज्ञान है, कोई पारिभाषिक शब्द है उनका, उसे हमें हिंदी में ज्यों का त्यों, हिंदी में नहीं उसी भाषा में हमें ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए। इस सिद्धांत को विद्वानों ने अभिग्रहणवादी, शब्द ग्रहणवादी, स्वीकारणवादी या आदानवादी नाम आदि से पुकारा है। और इस विचारधारा को मानने वाले हैं सी राजगोपालाचारी और गंगा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस विचारधारा का या इस सिद्धांत का समर्थन किया है। उनका ये मानना है कि तकनीकी ज्ञान या ऐसे कोई भी ज्ञान है, कोई भी बात है, कोई भी आविष्कार खोज है, वो जिस भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हमें मिल रहा है, हमें उसे ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए। उसके लिए हमें न तो हमारी भाषा में उसका अनुवाद करना चाहिए और न ही हमें हमारी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा इनकी नज़र में नहीं देना चाहिए। उल्टा उसी विदेशी भाषा को हमें समझना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसकी पारिभाषिक शब्दावली को जानना चाहिए और उसी पारिभाषिक शब्दावली को हमें अपनाना चाहिए। तो इसके लिए, इस सिद्धांत के लिए अन्य भाषाओं से जब हम शब्द ग्रहण करेंगे तो फिर हिंदी भाषा को ज़्यादा समृद्ध बनाया जा सकता है, इन विद्वानों का मानना था। तो फिर इसके लिए भारत सरकार ने सन 1940 में एक अवतार हैदर की अध्यक्षता में एक पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और उस समिति का ये सुझाव था कि अगर हमने विदेशों में होने वाले अगर उस वैज्ञानिक विकास की अगर हमने बराबरी करनी है, जैसे अमेरिका या जर्मनी या कनाडा या जापान जो वैज्ञानिक क्षेत्र में अगर तरक्की कर रहा है, उस तरक्की की अगर हमने बराबरी करनी है तो हमें इस अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना ही चाहिए, नहीं तो हम उनके विकास की बराबरी हम नहीं कर सकते। फिर 1948 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए, यानी अपने विचार व्यक्त करते ये कहा था कि हम भारतीय शब्दावली का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त जो भार है वो नहीं उठा सकते, यानी हम ऐसे अतिरिक्त प्रयास ऐसे इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते कि हम हिंदी भाषा को छोड़कर अन्य सारी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा कोई एक नहीं है, अंग्रेजी अलग है, रूस में रसियन है, चीन में जो इनकी चाइनीज़ भाषा है, या कनाडा की अलग है, जापान की जापानीज़ अलग है, जर्मनी की जर्मन वो अलग है। तो उन सारी भाषाओं का हम अध्ययन नहीं कर सकते, उनकी पारिभाषिक शब्दावली को हम याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। तो ये काम कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा और इतना ज़्यादा करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो बहुत सारे विद्वानों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी सन 1949 में नियुक्त किए गए विश्वविद्यालय आयोग ने इस शब्दावली को स्वीकार कर लिया। इस स्वीकार करने के बाद 1950 में पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड का निर्णय लिया गया और उस बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संगठन समिति के कार्यवत में प्रकाशित की जाने वाली वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली के रूप में इसे परिभाषित किया, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी। उन्होंने ये कोई निर्धारित तौर पर नहीं बताया कि कौन सी भाषा हमें ज्यों की त्यों उठा लेनी चाहिए या किसका अनुवाद करना चाहिए, इसके बारे में कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी। सीधा ही ये कहा कि जो तकनीकी ज्ञान हमें जिस भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में मिल रहा है उसे हमें ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांत का बहुत से विद्वानों ने इसका विरोध किया और ये कहा कि अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों का ज्यों को त्यों उठा लेना या ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना ये आसान कार्य नहीं है। इसके लिए उनकी वो जो शब्दावली है उसको रटना होगा, पारिभाषिक शब्दों को समझना होगा, याद करना होगा, पहले उनकी भाषा को जानना होगा। तो ये कार्य इतना सरल कार्य नहीं होगा, इसलिए इसे
अपनाना बड़ा ही जटिल कार्य है। दूसरा इसमें अवगुण ये था कि जो भी समिति बनाई गई थी उस समिति ने इस सिद्धांत की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी थी। तो ये कुछ एक इस सिद्धांत के पक्ष में और इसके प्रतिपक्ष में, यानी पक्ष और विपक्ष में कुछ मत थे जो जिन्होंने इनको मानने वाले थे, जिन्होंने इसके गुण भी बताए हैं, और जो इसका विरोध करने वाले थे उन्होंने इस सिद्धांत के अवगुणों से भी हमें अवगत करवाया है। फिर उसके बाद आता है तीसरा जो सिद्धांत है, समन्वयवादी सिद्धांत। समन्वयवादी सिद्धांत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों का सम्मिलित रूप प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इस सिद्धांत को मध्यमार्गी सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत के लिए इन सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, इसका समर्थन करने वाले हैं, उनका मानना है कि तकनीकी शब्दावली के निर्माण को लेकर विद्वानों ने जो अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, अलग अलग, यानी कुछ ने राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत कहा है, कुछ ने अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत कहा है, लेकिन इन दोनों सिद्धांतों में कुछ गुण है तो कुछ दोष भी हैं। इसलिए हमें एक ऐसे संप्रदाय का या ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के गुणों को ही लिया जाए। इसलिए इसके समर्थकों का मानना है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न विचारधाराओं के शब्दों को ग्रहण करना चाहिए। यानी उनका ये मानना था कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में हमें हमारे जो प्रचलित शब्द हैं उनको सबसे पहले हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी हिंदी में या संस्कृत में हमारे पहले से बने हुए जो पारिभाषिक शब्द है उनको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको तो हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए, उनको भुलाना नहीं चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये भी कहा कि विदेशी भाषा या अन्य भाषाओं के शब्द भी ग्रहण किए जा सकते हैं। कभी कभी विदेशी शब्दों से हिंदी शब्द भी बनाए जा सकते हैं। यानी इनका मानना था कि जो विदेशों में हमें जो तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो उनकी शब्दावली में प्राप्त हो रहा है, तो उसका हिंदी में अनुवाद कर लेना चाहिए। जिन शब्दों का अनुवाद हो सकता है उनका तो अनुवाद कर लेना चाहिए, जिनका अनुवाद नहीं हो सकता उन शब्दों को हमें उन्हीं भाषा में ज्यों का त्यों हमें अपना लेना चाहिए। यानी ये बड़ा ही लचीला सिद्धांत था जिसमें राष्ट्रीयता के गुण भी थे और अंतर्राष्ट्रीयता के भी गुण थे। यानी हिंदी को भी प्राथमिकता दी गई थी, अनुवाद को भी प्राथमिकता दी गई थी, और जहाँ हिंदी भी काम ना कर रही हो, अनुवाद भी काम ना कर रहा हो, वहाँ ज्यों के त्यों विदेशी शब्दावली को भी हमें ग्रहण करने का यहाँ बताया गया है। तो इसमें हिंदी को भी, संस्कृत को भी, सबको यहाँ प्राथमिक माना गया है और कहा गया है कि हिंदी के जो पारिभाषिक शब्द हैं उन्हें यथावत यानी ज्यों के त्यों उनको स्वीकार करने होंगे। विदेशी जो शब्दावली है उनका हिंदी में अनुवाद कर लेना चाहिए। अंग्रेजी के जो जटिल शब्द है उनका भी हमें हिंदी में अनुवाद कर लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ने तक हमें उस अनुवाद का ही सहारा लेना चाहिए, लेकिन जहाँ अनुवाद कार्य न कर रहा हो वहाँ विदेशी भाषाओं के शब्दों को हमें अपनाने या ग्रहण करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो यहाँ तीनों संप्रदायों में जो तीसरा संप्रदाय है समन्वयवादी सिद्धांत, जो सबसे लचीला संप्रदाय है, लचीला सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को मानने का विद्वानों ने समर्थन किया है। तो यहाँ हमने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के तीनों संप्रदाय यानी राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत और समन्वयवादी सिद्धांत पर चर्चा की है। इसके बाद आगे है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण या पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द हैं उन शब्दों के गुण या उनकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं कि इन शब्दों के क्या गुण है, क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है विषयगत प्रधानता, कि पारिभाषिक जो शब्द हैं, कोई भी पारिभाषिक शब्द है वो उसी विषय का बोध कराते हैं जिस विषय के लिए उनका निर्माण किया गया है। यानी अगर कोई भी एक शब्द है वो अगर बैंकिंग के लिए प्रयोग हुआ है कोई भी शब्द, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र में ही उसका प्रयोग होगा और कहीं भी उस शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए वो शब्द है वो उस विषय के लिए ही प्रधान रूप से प्रयोग किया जा सकता है, अन्य कहीं भी उस शब्द को प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः उस शब्द में विषयगत प्रधानता देखी जा सकती है। दूसरा है सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद स्पष्ट करना, कि छोटे से छोटा भेद यानी छोटे से छोटा हम ये कहें कि जो अंतर है वो यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे हिंदी के लिए अगर हम ठंडे पानी का प्रयोग हम कर रहे हैं, ठंडे पानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या शीतल पेय
या ठंडा शीतल, उसके लिए हम कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं जो कि हम ठंडे पानी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उसे पारिभाषिक शब्द के रूप में अगर हम देखें तो इसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे कोल्ड है, कूलिंग है, रेफ्रिजरेशन है, चिलिंग है। ये अलग अलग वो शब्द हैं जो पानी की उस ठंडे होने के स्तर का बोध करवाता है, यानी उन शब्दों के अर्थ में थोड़ा थोड़ा भेद है, थोड़ा बारीक से बारीक भेद है, लेकिन पारिभाषिक शब्द का अर्थ है वो उस छोटे से छोटे भेद को भी स्पष्ट कर रहा है। अतः पारिभाषिक शब्दावली अर्थ के ऐसे छोटे से छोटे भेद को स्पष्ट करने में सक्षम है। उसके बाद है संरचना सिद्धांत, कि पारिभाषिक शब्दावली की संरचना है, उसका निर्माण है, वो किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित है। उन सिद्धांतों की हमने पीछे चर्चा की है, राष्ट्रीयतावादी, अंतर्राष्ट्रीयतावादी और समन्वयवादी। तो भारत सरकार द्वारा तकनीकी शब्दावली के लिए ये सिद्धांत बनाए गए हैं और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर तकनीकी शब्दावली का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है आगत शब्दावली। आगत शब्दावली यानी अन्य भाषाओं के शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर लेना, इससे हिंदी की शब्दावली बढ़ेगी। ऐसे शब्द हैं जैसे बैंक है, नोटिस है, बस है, रेलवे स्टेशन है, डॉक्टर है, ये ऐसे विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जिनको हिंदी ने अपनी प्रकृति, अपने अर्थ की सहूलियत और उच्चारण की सहूलियत के अनुसार इनको हिंदी में अपना लिया है, ज्यों का त्यों अपना लिया है। उसके बाद है शाब्दिक अनुवाद। शाब्दिक अनुवाद यानी कुछ एक तकनीकी शब्द ऐसे भी बनाए गए हैं जो नए तो निर्माण में नहीं लाए गए हैं, लेकिन पुराने बनाए गए शब्दों का अनुवाद कर लिया गया है। शब्द का अनुवाद यानी किसी अन्य भाषा में कोई शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, लेकिन वो उच्चारण की दृष्टि से भी वो मुश्किल है, उसके अर्थ को ग्रहण करने में भी वो मुश्किल है, इसलिए उसे हिंदी में उस शब्द का अनुवाद कर लिया गया है और उसे हिंदी में उसी पारिभाषिक शब्द को बोला गया है अनुवाद करके। तो ये भी एक गुण है कि इसका शाब्दिक अनुवाद पारिभाषिक शब्दावली का किया जा सकता है। उसके बाद है रूढ़गत अर्थ की अभिव्यक्ति। रूढ़गत अर्थ यानी कि पारिभाषिक शब्दावली किसी विशिष्ट पद की अभिव्यक्ति करती है जो आगे चलकर रूढ़ हो जाता है। विशिष्ट शब्द की अभिव्यक्ति कैसे करती है, जैसे अभी पीछे उदाहरण दिया था कि अंग्रेजी में बस शब्द का प्रयोग होता है जिसे हमने हिंदी में अपना रखा है। हिंदी का शब्द नहीं है बस, लेकिन फिर भी हम हिंदी में उसका प्रयोग कर रहे हैं और न सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं बल्कि ये रूढ़ हो चुका है, हमारी जुबान पर वो इस प्रकार से बैठ गया है कि हम बस के अलावा किसी और मोटर या किसी और शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, वो हिंदी में रूढ़ हो गया है। तो ऐसे रूढ़गत अर्थ की अभिव्यक्ति करवाता है कि अगर, क्योंकि ये हमने इसकी विशेषता ये जान ली है कि पारिभाषिक शब्द क्यों बनाए गए हैं, ये अर्थ की सरलता के रूप में बनाए गए हैं ताकि इनके अर्थ को समझना सरल हो, इनको बोलना सरल हो। तो जो सरल होंगे, जो शब्द जो बोलने में सुगम होंगे, आसान होंगे, वो हमारे लिए रूढ़ हो जाएंगे, यानी सिर्फ हम उन्हीं का ही प्रयोग करेंगे, किसी अन्य कठिन या मुश्किल शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ये भी एक पारिभाषिक शब्दों की एक ये विशेषता है कि ये अपने रूढ़गत अर्थ की अभिव्यक्ति ये स्वयं करते हैं। उसके बाद है संकर शब्दावली। संकर शब्दावली का अर्थ है कि हम अपने उच्चारण और अर्थ को समझने की सहूलियत को देखते हुए अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों को मिलाकर कुछ एक नए शब्द बना लेते हैं। अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों को मिलाकर कुछ एक नए शब्द बना लेते हैं, जिससे हमें उसके अर्थ को समझना भी आसान हो जाता है और उसे बोलना भी आसान हो जाता है। जैसे एक शब्द है रजिस्ट्रीकृत। रजिस्ट्री अंग्रेजी का शब्द है, कृत हिंदी का शब्द है, तो दोनों को मिला के हमने एक नया शब्द बना लिया है जिसे समझना भी आसान होगा और बोलना भी आसान होगा। इसलिए हमारी बोधगम्यता को ध्यान में रखते हुए हमने इन अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द का निर्माण कर लिया है। तो ऐसे निर्माण करना भी पारिभाषिक शब्दों का एक गुण है, ये इनकी विशेषता है। तो इस प्रकार से हमने पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके निर्माण में सक्रिय 3 प्रकार के संप्रदाय, राष्ट्रीय संप्रदाय, अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय और समन्वयवादी संप्रदाय, इसी के साथ साथ हमने पारिभाषिक शब्दों के गुण और उनकी विशेषताओं पर चर्चा की है। धन्यवाद।